नजदीक बैठो, नजदीक। तो आज झुकल तो कूद जाएंगे देह पर, समझ जाना। आज हम लोग को पढ़ना है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियां। भू राजस्व नीतियां, ठीक है। नीति गलत लिखल है का? भू राजस्व नीतियां, ठीक है। तो पृष्ठभूमि समझते हैं ताकि रिलेट कर सके चीजों को कि कैसे कैसे क्या हुआ इसमें। भू राजस्व नीतियां से क्या मतलब है कि भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता है, जैसे किसान खेती करते हैं तो सरकार को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, या जो भी शासक होते थे वो किसानों से टैक्स लेते थे। और जब अंग्रेज यहाँ पे नहीं आए थे तो उससे पहले भी जो शासक होते थे, जैसे नवाब होते थे, राजा होते थे या जमींदार होते थे, तो टैक्स लेते थे। लेकिन वो टैक्स वो कृषि का जो उपज होता था वो उपज के रूप में ही ले लेते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने लगान वसूली जो है वो नगदी के रूप में लेना शुरू कर दिया, ठीक है, पैसे के रूप में लेना शुरू कर दिया। तो जब पैसे के रूप में लेना शुरू कर दिया तो कई सारी समस्याएं किसानों को फेस करना पड़ा, ठीक है। तो वही सब नीतियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि अंग्रेजों ने भारत में राजस्व के उगाही के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी। तो आप सोच सकते हो खुद से कि अंग्रेजों का मकसद ही सिर्फ भारत में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना था। तो बेशक वैसी ही नीतियां लाएंगे जिनसे उनको ज्यादा फायदा हो। अच्छा, किसानों का लाभ हो या ना हो उन्हें कोई मतलब नहीं है उससे। भारत में कोई विकास जो लगान ले रहे हैं, जो टैक्स वसूल रहे हैं, उस टैक्स के एवज में भारतीय किसानों को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कृषि के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वो कुछ काम नहीं करेंगे। उनको सिर्फ मतलब होगा कि ज्यादा से ज्यादा लगान वसूला जाए, किसानों का शोषण होगा, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि किसानों का जो जीवन है वो धीरे धीरे बद से बदतर होता जाएगा। कई को अकाल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब नीति नहीं बल्कि इसको हम लोग कुनीति कहेंगे कि अंग्रेजों का कुनीतियां था जिससे वे ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करते थे, ठीक है। तो एक लगान वसूलने का जो पृष्ठभूमि है वो समझिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्लासी के युद्ध का, प्लासी के युद्ध का सारा कहानी यहीं से शुरू हुआ था, शासन प्रशासन का। क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों के मन में भी ये नहीं था कि हमको भारत पे शासन करना है या भारत पे जमीन कब्जा करना है। वो विशुद्ध व्यापारी के रूप में यहाँ पे आए थे और व्यापार करना ही मकसद था, ठीक। लेकिन क्या होता है कि देश में इस तरह के हालात थे, यहाँ के राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, राज में जो दरबारी होते थे वो षड्यंत्र करते रहते थे। इसके वजह से अंग्रेजों को मौका मिलते चला गया और यहाँ के राजाओं के पर्सनल युद्ध में वे शामिल होके और कई सारे भूभाग उन्होंने जीता। तो पहली बार जब प्लासी का युद्ध होता है तो अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों की जीत होती है और इनको 3 क्षेत्र प्राप्त होता है इस युद्ध से, जो अभी बता रहे थे। एक था वर्धमान, दूसरा था मिदनापुर और तीसरा था चटगांव। ये अभी बांग्लादेश में है। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 क्षेत्र मिला। जब क्षेत्र मिलता था तो इसका क्या होता था ना कि जैसे 3 गांव हमको मिला,
तो 3 गांव से जितना आमदनी हो रहा है, जैसे किसान खेती कर रहे हैं या कोई कुम्हार जो है वो अपना घड़ा बना रहा है या बढ़ई जो है अपना लकड़ी से कुछ भी कर रहा है, तो सब काम पे वो लोग टैक्स लगाते थे कि तुम काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो उसके बदले में अब इस क्षेत्र हमारे अधिकार क्षेत्र में है तो आपको कुछ ना कुछ हमको पे करना पड़ेगा। और मुख्य रूप से उस समय जो पैसा आमदनी का जो स्रोत था वो कृषि से जो उपज होता था, पैदावार होता था, वही था। यानी भूमि से जो उपज होता था वही था, धान गेहूं जो भी उपज होता था उसी में वो लगान वसूलते थे। तो ये जब 3 गांव इनको मिला तो यहां से इन लोगों ने भू राजस्व इकट्ठा करना शुरू किया। भू राजस्व इकट्ठा किया, ठीक। तो इनको ना लाभ दिखा, लाभ दिखा, ठीक। इनको क्या दिखा? लाभ दिखा कि जो हम व्यापार कर रहे हैं ना, वो व्यापार करने में उतना लाभ नहीं है जितना लगान वसूलने में है, बिना हरे फिटकिरी के। जैसे कुछ लग नहीं, बिजनेस करने के लिए पूंजी लगाना पड़ेगा, इसमें क्या लगाना पड़ रहा है? युद्ध करके और जीत लिया, और युद्ध करके जीत लिया, अब यहां से क्या कर रहा है कि लगान वसूल कर रहा है। अंग्रेज अपने देश के तो है नहीं, तो वो उस क्षेत्र का विकास भी करेंगे। तो यहां से जब इनको राजस्व इकट्ठा करना शुरू किया इन लोगों ने, तो इनको अच्छा खासा लाभ दिखा। तब क्या होता है कि अब इनका महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तब क्या होता है, आगे चल के हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध से जब ये जीतते हैं तो इलाहाबाद की संधि होता है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि से इनको प्राप्त होता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 वो क्षेत्र इनको, बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो गया। बंगाल, बिहार, पहले 3 को गांव मिला था, गांव में इनको लाभ दिखाई दिया कि अरे लगान वसूलने में तो बहुत फायदा है। और बक्सर के युद्ध के बाद इनको 3 को बड़ा बड़ा क्षेत्र मिल गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो अब यहां भी वो लगान वसूली करेंगे। तो लगान वसूली के लिए क्या किए कि पहले जो था इजारेदारी प्रथा था, इजारेदारी, ध्यान से समझिएगा कहानी को, नोट्स में आपको ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ पृष्ठभूमि समझने के लिए। पहले इजारेदारी प्रथा था। अच्छा, ये जो इजारेदारी प्रथा था वो अंग्रेजों के आने से पहले से चला आ रहा, ठीक है। मुगल बादशाह भी इसी प्रथा के द्वारा लगान वसूलते थे। तो इजारेदारी प्रथा चलता था। इसमें क्या होता था कि जब अंग्रेज आए तो इसमें कुछ सुधार किए कि एक आदमी होता था, ये बोली लगाता था, बोली लगता था, इसका लगान का नीलामी होता था। तो जो आदमी सबसे ऊंचा बोली लगाता था, सबसे ज्यादा पैसा अंग्रेजों को देता था, उसको वो लगान वसूलने का दे देते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो ज्यादा पैसा देके लगानी खरीदेगा वो अपना पैसा पहले निकालेगा, पैसा निकालने के बाद लाभ भी तो कमाएगा। यही काम आजकल के नेता लोग कर रहे हैं। चुनाव महंगा होता जा रहा है तो चुनाव, अब मान लीजिए मुखिया के चुनाव में कोई 50 लाख रुपया खर्च करके मुखिया बना, तो आपको विकास करेगा? खुद से सोच के देख लीजिए को आपका विकास करेगा कि पहले वो अपना 50 लाख निकालेगा, अब 50 लाख निकालेगा, फिर ओकरा में से 1 आध करोड़ कमाएगा, ओकरा बाद सोचेगा कि अब अगला चुनाव की तैयारी करना है कि नहीं करना है। पहले वो बिजनेस बना लिया है, लाभ कमाएगा। एक छोटा सा पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें 30 लाख लोग खर्च कर देते हैं। तो 30 लाख खर्च करके वो आपको अनाज देने के लिए 30 लाख खर्च किया है, वो आपका धान खरीदने के लिए नहीं, वो पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो वही चीज है, जो ऊंचा बोली लगाता था उसको लगान वसूलने का दे दिया जाता था। और वो क्या करता था कि किसानों का बहुत शोषण करता था, फिर ऊंची लगान वसूल करता था और फिर उसमें से अंग्रेजों को भेजता था और कुछ अपना रख लेता था। तो यही इजारेदारी प्रथा था, ठीक। तो इसमें जब ये जीता, युद्ध जीता और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गया, तो बंगाल के लिए नियुक्त किया गया मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद इनाम याद रखिएगा, मोहम्मद रजा खान। अब एक नाम और प्रसिद्ध है बिहार के लिए, राजा सिताब राय। राजा
सिताब राय। ठीक है, राजा सिताब राय को लगान वसूलने के लिए ये किया गया। ठीक है, मोहम्मद राजा खान और राजा सिताब राय ये दोनों लगान वसूलते थे। फिर उसके बाद जब वारेन हेस्टिंग्स आता है, वारेन हेस्टिंग्स आता है, वारेन हेस्टिंग्स आता है तो वो क्या करता है कि रेवेन्यू काउंसिल का स्थापना करता है, यानी भू राजस्व विभाग बनाता है। ठीक है, और वो 5-5 साल के लिए लगान का निर्धारण करता है कि 5 साल मतलब कि 5 साल के लिए ये लगान फिक्स हो गया। पर वो देखा कि जितना सोच के मतलब हम सोच रहे थे कि जितना लाभ हमको होना चाहिए बंगाल बिहार उड़ीसा से उतना हो नहीं रहा है, तो 5 साल को घटा के फिर 1 साल कर दिया कि 1-1 साल का पुनः निर्धारण करेंगे। 1 साल लगान दीजिए, अगला साल लगान का नया दर फिक्स होगा। वो भी नहीं चला। तब आते हैं 1786 ईस्वी में कॉर्नवालिस। कौन आते हैं? कॉर्नवालिस आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और इनके साथ एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर तो ये सुझाता है कि ऐसा कीजिए और आप सिर्फ लगान से मतलब रखिए, लगान को फिक्स कर लीजिए कि आपको साल में कितना लगान चाहिए। ठीक है, और जमीन को जमींदारों को सौंप दीजिए, यानी एक व्यक्ति होगा जो सारे जमीन का मालिक होगा, किसान उसमें काम करेंगे। ठीक है, जमींदार चाहेगा तो जमीन को बेच भी सकता है, किसी दूसरे को भी दे सकता है, किसान को जमीन से बेदखल भी कर सकता है, यानी सारा पावर किसके पास रहेगा? जमींदार के पास रहेगा। ठीक है, और लगान का रेट एकदम अस्थाई हो जाएगा, यानी अगले 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल के लिए आपको नहीं सोचना है। आप इस प्रकार से लगान निर्धारित कर दीजिए कि 20 साल 50 साल के बाद भी आपको कोई नुकसान ना हो। तो सर जॉन सोर के कहने पर कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था लागू किया जिसमें लगान को अनिश्चित काल के लिए फिक्स कर दिया। अभी क्या था कि जमींदारी मिलेगा, एक व्यक्ति को जमींदारी मिलेगा और वो जितना लगान वसूल करेगा उसका 10/11 भाग, 10/11 भाग अंग्रेज को देना होगा। 10/11 भाग अंग्रेज को देना होगा और इसको 1/11 भाग अपने पास रखना होगा, यानी जमींदार इसको अपने पास रखेगा। 1/11 भाग। ठीक है, 10/11 भाग किसको देगा? अंग्रेज को। अंग्रेज को। अब 1/11 भाग इसको खुद रखना है, यानी 89% के आसपास किसको जाएगा? अंग्रेज को। अब बाकी का जो बच गया ही 11% किसको मिलेगा? जमींदार को मिलेगा। अब आप सोच के देखिए कि 5 साल के बाद भी अगर महंगाई बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो अंग्रेज को कोई फर्क ना पड़ने वाला, क्योंकि इसमें कोई रुपया पैसा फिक्स नहीं किया गया है कि 2000 रुपया देना है। अब जमींदार को उसी में से 1/11 भाग मिलना है, उसी में से 1/11 भाग मिलना है। तो आप सोचिए कुछ ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तब ना उसमें से 1/11 भाग उसको भी मिलेगा। तो 11 बोरा कलेक्शन किया तो 10 बोरा दे दिया तो 1 बोरा उसको भी मिल जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए ये जो था इसको नाम दिया गया अस्थाई बंदोबस्त। क्या नाम दिया गया? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में लगान का रेट अनिश्चित काल के लिए फिक्स कर दिया गया। अब ये जो व्यवस्था लागू हुआ, ये कहां लागू हुआ? तो ये व्यवस्था लागू हुआ बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा, उसके बाद बनारस वाला जो क्षेत्र है बनारस, उसके बाद आपका उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक। इतने क्षेत्रों में, ये क्षेत्र याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त वाले क्षेत्र कौन कौन थे? तो बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस और उत्तरी कर्नाटक में अस्थाई बंदोबस्त था। क्या समझते हैं अस्थाई बंदोबस्त से?
लगान का रेट अनिश्चित काल के लिए फिक्स हो गया कि जमींदार अंग्रेजों को 10/11 भाग लगान देंगे और 1/11 भाग अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और इसमें जमीन का मालिक कौन होगा? जमींदार। जमीन का मालिक कौन होगा? जमींदार। व्यवस्था किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर ने। कब लागू किया? पहले तो 1790 में लागू किया गया था 10 साल के लिए, लेकिन जॉन सोर ने कहा कि 10 साल के लिए नहीं, सब दिन के लिए कर दीजिए, बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है। तो 1793 में इसको अनिश्चित काल के लिए हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। तो कब हुआ? 1793 ईस्वी में, ठीक है, 1793 ईस्वी में। इसमें एक चीज और बड़ी प्रसिद्ध है, सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून क्या है कि जो जमींदार जिस दिन लगान देना है अंग्रेजों को, तो जो जमींदार निश्चित तिथि को लगान नहीं दे पाता था उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सूर्यास्त से पहले जमा कर देना होता था, और सूर्यास्त से पहले जो नहीं जमा कर पाता था उसकी जमींदारी खत्म हो जाती थी और दूसरे को जमींदारी सौंप दी जाती थी। समझ गए? तो इससे क्या हुआ कि जो आपके, आप समझिएगा कि आखिर जमींदारी को ले, जमींदार तो भारत के ही लोग न हैं। तो जब भारत के लोग जमींदार हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अचानक से हम बन गए IAS और आप कभी मेरे पास आइएगा तो क्या हम पहचानने से इनकार कर देंगे, या कोई दुख में आइएगा तो एकदम लात मार के भगा देंगे? नहीं, अपना आदमी है तो कुछ तो मनावता रहेगा ना। तो अपने लोग जमींदार थे, तो इससे क्या होता था ना कि जमींदारों में को किसानों से कुछ इमोशनल अटैचमेंट होता था कि भैया ना है अभी, या खेती ना हो इन साल, ठीक है, या अभी कटायल न है तो अभी पिटायल न है। तो जमींदार लोग समझते थे थोड़ा बात को, क्योंकि अपने लोग होते थे। तो इसमें क्या होता था ना कि लगान में कभी कभी देरी हो जाता था, तो देरी हो जाता था तो उसका जमींदारी चल जाता था। तो जो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग थे, जो बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके पास खूब पैसा होता था, तो जमींदारी खरीद लेते थे अंग्रेजों से। अब वो खुद तो शहर में रहने वाला बिजनेसमैन है, तो वो क्या करता था कि अपने पीछे एजेंट लगा देता था, उसको भी कुछ जमीन दे दिया, कहा कि तुम लगान वसूल करके हमको देखना। अब वो व्यक्ति जो है वो भी क्या करता था कि और व्यक्ति को नीचे लगा देता था कि तुम हमको लगान वसूल करके देना, और उसको भी जमीन दे दिया। ऐसे करके, और खुद तो जमींदार है नहीं, तो जमींदार के जो एजेंट है, अब जो लगान वसूल करने वाले, वो किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया करते थे। तो ये जो व्यवस्था था, इसमें किसान एकदम पूरी तरह से क्या हो गए? त्रस्त हो गए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहला बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त का। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त मैंने व्यवस्था होता है, ठीक है, कि जुगाड़ कर दिए, बंदोबस्त कर दिए, व्यवस्था कर दिए, तो अस्थाई रूप से व्यवस्था कर दिए कि अब इसको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है लगान वसूल करने के लिए। तो इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, किसने लागू किया? किसने? कुछ जो फैक्ट है जो एग्जाम के लिए वो पहले ध्यान में रखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं जॉन सोर, ठीक है। दो व्यक्ति का नाम जुड़ता है अस्थाई बंदोबस्त से। दूसरा डेट आपको याद रखना है, कब? कब? तो 1793 ईस्वी में, ठीक है। हमेशा के लिए लगान की दर निश्चित, हमेशा के लिए लगान की दर निश्चित, निश्चित हो गया। इसमें हमेशा के लिए लगान की दर निश्चित हो गया, ठीक है।
किस क्षेत्र में लागू हुआ? किस क्षेत्र में लागू हुआ? तो याद रखिएगा हमारे वाले क्षेत्र में, यानी हम जहां पे रहते हैं ना, और यही कारण है कि हमारे यहाँ जमीन जो है वो टुकड़ों में बंट गया है। आपको जो जमींदारी घराने से जो लोग रहे हैं, जैसे भूमिहार लोग हैं, वो लोग जमींदार होते थे, राजपूत लोग हैं वो लोग जमींदार होते थे, तो आपको 100-150 बीघा जमीन अभी भी उन्हीं के पास दिखाई देगा। उसके अलावे बाकी आप किसी भी जाति में आप देख लीजिए, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, 4 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, ऐसे आपको जमीन दिखाई देगा। ये स्थायी बंदोबस्त का ही दुष्परिणाम है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में? ध्यान रखिएगा, बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक। आप समझ पा रहे हो कर्नाटक किसको हम बोल रहे हैं? कौन वाला कर्नाटक? आज का जो कर्नाटक है वो वाला नहीं, वो जो अंग्रेजों के समय का जो कर्नाटक हम बताए थे ना, ये वाला क्षेत्र में जो कर्नाटक, ये तो मैसूर था, आज कर्नाटक यहां है। ठीक है, तो ये वाला कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक यानी ये वाला जो क्षेत्र है ना, उड़ीसा से सटा हुआ, वहां पे उत्तरी कर्नाटक। ठीक, उसके बाद ध्यान रखिएगा, जमीन का मालिक, जमीन का मालिक, तो इसमें जमीन के मालिक होते थे जमींदार। जमीन के मालिक कौन होते थे? जमींदार। अच्छा, जमीन, आप एक बात ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता था। यानी जमीन जो है वो पैसा क्रय बिक्री का सामग्री नहीं था कि पैसा से उसको बेच दिए या दूसरे को दे दिए, नहीं, जमीन पर गांव का पारंपरिक अधिकार होता था। अंग्रेजों ने इसका बिजनेस मॉडल ला दिया कि जमीन को भी बेचा जा सकता है, जमीन को भी खरीदा जा सकता है, जमीन को कोर्ट कचहरी का मुद्दा बना दिया, दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, जमीन को नीलाम किया जा सकता है। इस तरह का जो होने लगा वो अंग्रेजों के बाद होने लगा, लेकिन अंग्रेजों से पहले जमीन बिक्री का चीज नहीं था, लोगों का पारंपरिक अधिकार होता था इस पे। ठीक है, वो खुद खेती करते थे बस। तो जमीन का मालिक जमींदार हो गए। उसके बाद आगे चले इसमें, तो लगान की दर, लगान की दर कितना था? तो लगान की दर था 10/11 भाग अंग्रेज का प्लस 1/11 भाग किसको मिलता था? जमींदार को मिलता था, जमींदार का हिस्सा होता था। ठीक है, और ये जो 10/11 का मतलब कितना? 89% हिस्सा होता था अंग्रेज का और 11% हिस्सा होता था। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा इसमें जो है सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून ये क्या था? तो जो जमींदार निर्धारित तिथि को, जिस दिन उनको लगान जमा करना है, निर्धारित तिथि को सूर्यास्त से पहले लगान जमा नहीं कर पाते थे, उनकी जमींदारी रद्द कर दी जाती थी, छीन ली जाती थी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम यह हुआ शोषणकारी व्यवस्था था। जमींदार किसानों से ज्यादा लगान वसूल करते थे अपना लाभ के लिए। ठीक है, वो
जब छोटे जमींदारों का जमींदारी चला जाता था, जैसे वो नहीं जमा कर पाते थे, तो छोटे जमींदारों का जमींदारी चला जाता था तो शहर के जो बड़े बड़े व्यवसायी थे वो जमींदारी खरीद लेते थे और फिर लगान वसूलने के लिए अपने चेले चपाटी एजेंट को लगा देते थे और एजेंट किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब एक अच्छी व्यवस्था नहीं थी। किसान जो है वो भूमिहीन हो गए, भूमि के मालिक हुए नहीं थे, किसान भूमि को बेच नहीं सकते थे, खरीद नहीं सकते थे, वो सिर्फ खेती करते थे और जब उपज होता था तो जमींदार लगान वसूल के ले के चल जाते थे। लगान इतना जोर जबरदस्ती से वसूला जाता था कि कभी कभी किसानों के पास खाने के लिए खुद का अनाज नहीं बचता था। ठीक है, तो ये पूरी तरह से शोषणकारी व्यवस्था थी। तो ये याद रखिएगा, आपका हो गया अस्थाई बंदोबस्त से जो भी सवाल बनते हैं यहां से हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे हम लोग नोट्स में। अब आते हैं दूसरा, एक और व्यवस्था था जिसको बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत माने होता है किसान, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। किसान को ही रैयत कहा जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था, इसमें मुख्य रूप से पहली बात ये समझिए कि जमीन का मालिक, इसमें जो जमीन का मालिक होंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो जमीन का मालिक होंगे वो होंगे किसान। वो कौन होंगे, किसान होंगे। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत माने होता ही है किसान, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन के मालिक कौन होंगे, किसान ही जमीन के मालिक होंगे। ठीक है, और इसका किसने लागू किया, किसने लागू किया, तो इसमें दो नाम आपको याद रखना है। एक है टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड। टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड, तो दो व्यक्ति थे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। ठीक, किन क्षेत्रों में लागू किया गया, तो ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में। किन क्षेत्रों में लागू किया गया, तो आप याद रखिएगा दक्षिण भारत, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी वाले जो क्षेत्र था, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास, बंबई, उसके बाद दो और क्षेत्र याद रख लीजिएगा, असम और कुर्ग। इन इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, कितने क्षेत्र पर, कितने क्षेत्रफल पर अस्थाई बंदोबस्त था, पूछा जाता है एग्जाम में। कितने क्षेत्रफल पर अस्थाई बंदोबस्त था, तो याद रखना है 19%, यानी अंग्रेजों के अधिकार में जितना जमीन था जहां से वो लगान वसूल करते थे, उनमें से 19% भूभाग पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था, 19% पे। इसमें बताइए, इसमें कितने क्षेत्र, तो किन क्षेत्रों में, मद्रास, मुंबई, असम और कुर्ग, कितने प्रतिशत भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर, तो सबसे अधिक भूभाग पर यही वाला व्यवस्था लागू था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो आपको याद रखना 51%, कितना, 51% हिस्से पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। और जमीन के मालिक कौन थे, किसान। किसने लागू किया, टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड ने लागू किया। किन क्षेत्रों में, तो मद्रास, मुंबई, असम और कुर्ग में। कितने प्रतिशत भूभाग पर, 51% पर। और ध्यान रखिएगा कि लगान की दर बहुत ऊंची थी, इसमें बहुत ऊंची लगान की दर थी, 50 से 60%, 50 से
और ये जो था ये हमेशा के लिए नहीं था, समय समय पे लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो कितने समय के लिए, कितने समय के लिए तो निश्चित नहीं था। 25 से कह सकते हैं, 25 से 30 वर्षों के बाद पुनः लगान का निर्धारण किया जाता था। अब इसमें क्या हुआ ना, सुनिए, वहां पे समस्या ये हुआ कि जमीन से किसान बेदखल होने लगे, छोटे जमींदारों की जमींदारी चली गई, शहर में बैठे लोग जमींदारी खरीद लिए। ठीक है, उनका किसानों से कोई लगाव नहीं था, तो किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया गया। जमीन जो है कई लोगों में बांटा गया। ठीक है, जैसे जमीन तो किसान का ही होता था ना, लेकिन उसका अधिकार किसको दे दिया गया, जमींदार को दे दिया गया। तो जमींदार के पास जमीन है, उसी में से अपने एजेंट को दे दिया, वो एजेंट जो है अपना दूसरा एजेंट को दे दिया, तो अंततः किसान के पास एक छोटा सा टुकड़ा बचा केवल जमीन का लास्ट में। समझ गए? तो ये चीज यहां पे क्या दिक्कत हुआ, यहां पे दिक्कत ये हुआ कि लगान का दर इतना ऊंचा था कि लगान चुकाने के लिए, अभी नकदी के रूप में लगान लेते थे, तो इनके पास लगान चुकाने भर भी पैसा नहीं हो पाता था, अनाज नहीं हो पाता था। तो अंततः ये किसके चंगुल में फंस जाएंगे, जो पैसा देते हैं ना, पैसा महाजन, सूद पे जो पैसा देते हैं, महाजन के चंगुल में फंस जाएंगे। अब कभी क्या हुआ कि कभी अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुआ, फसल नहीं हुआ, लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं है, इतना लगान वसूल करते ही करते थे। तो इसमें क्या होता था कि किसानों को कर्ज लेना पड़ता था, और कर्ज के जाल में किसान फंसते गए, और दक्षिण भारत में महाजनों का एक समूह जो है वो उभर के आ गया। जिस तरह से इधर जमींदार मजबूत हो गए, उधर महाजन लोग, सूदखोर लोग के चंगुल में किसान फंस गए और गरीबी में जकड़ गए। तो ये व्यवस्था भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो ये टोटल था किसके बारे में, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बस फायदा यह था कि जमीन के मालिक किसान थे। तो अभी भी दक्षिण भारत में जहां ये व्यवस्था लागू था, आपको किसानों के पास ठीक ठाक जमीन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये बस वो इसका फायदा है। लागू किया टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड ने। ठीक है, और दोनों के नाम में ही जो है ना रैयत, र यहाँ लास्ट में आता है र, और यहाँ पे भी शुरू में आता है र। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड ने। अच्छा, कब लागू किया गया था ये व्यवस्था, कब, तो ये लागू किया गया था आपका 1820 ईस्वी में। कब, 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, 1820 ईस्वी में मद्रास, बंबई, असम और कुर्ग वाले क्षेत्र में। तो ये हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। एक और व्यवस्था था, वो था महालवाड़ी व्यवस्था। अगला कौन था, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था ये लागू किया गया था 1822 ईस्वी में। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में। और यहां पे नाम में है मां, तो मां से याद रखिएगा कि किसने लागू किया, किसने लागू किया। तो एक नाम याद रखना है, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, और दूसरा था मार्टिन बर्ड, मार्टिन बर्ड। दो लोग थे, तो यहां भी मां है और यहां भी मां है। ठीक ना, तो महालवाड़ी में हॉल्ट मैकेंजी एंड मार्टिन बर्ड, यानी मैकेंजी एंड मार्टिन। ठीक है, 3 क्षेत्रों में लागू हुआ ये। अब जो क्षेत्र बच गया, आप सोचिए तो कौन सा क्षेत्र बच गया, पंजाब वाला क्षेत्र ही बचा है। तो किन क्षेत्रों में, तो ये लागू हुआ आपका पंजाब, पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी यही था, ध्यान रखिएगा। सिर्फ बनारस वाला जो हिस्सा था ना, तो बनारस वाला हिस्सा में आपका स्थायी बंदोबस्त था, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश था।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही वाला लागू था व्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश वाला जो इलाका था उसमें भी कौन सा व्यवस्था था? महालवाड़ी व्यवस्था था। तो हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन वर्ड ने इसको लागू किया। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में जमीन का मालिक, जमीन का मालिक, देखो इसमें क्या होते थे कि महाल व्यवस्था इसमें लाया गया था कि इसमें किसी एक व्यक्ति से लगान नहीं लिया जाता था। जैसे जमींदारी व्यवस्था में किसानों से जमींदार लगान वसूल करते थे, फिर इकट्ठे पहुंचा देते थे अंग्रेजों को उनके खजाने में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बीच में कुछ नहीं था, कोई एजेंट वेजेंट नहीं था, किसान सीधे अंग्रेजों को लगान देते थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ ना कि अंग्रेज ही नया जमींदार बन गए। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसमें किसान क्या करता था कि गांव का एक मुखिया होता था, गांव का मुखिया, गांव के मुखिया को महाल कहा जाता था, महाल या लंबरदार, लंबरदार क्या बोलते थे उसको? लंबरदार। वो लंबरदार जो था पूरे गांव से लगान वसूल करता था। ठीक है, यानी पूरा गांव मिलके और गांव से वो लगान वसूल किया जाता था, किसी एक व्यक्ति से लगान वसूल नहीं किया जा सकता था। तो जमीन का मालिक होते थे इसमें पूरा गांव, पूरा गांव ही जमीन का मालिक होता था। महाल होते थे, या इसमें एक और नाम याद रखिएगा, लंबरदार होते थे। ठीक है, महाल या लंबरदार। तो ये क्या करते थे, पूरा गांव एक साथ लगान दिया करता था, पूरा गांव ही एक साथ लगान दिया करता था इसमें। और लगान की दर कितना था? लगान की तो बहुत अधिक था, शुरुआत में 80%, शुरुआत में 80%, लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी आता है ना, डलहौजी, तो घटा के इसको 50% कर देता है। लेकिन जब शुरुआत में व्यवस्था लागू किया गया था तो लगान का दर कितना था? 80%। इसमें समस्या क्या था? समस्या यह था कि अगर कोई किसान बीमार पड़ गया, एगो किसान और बीमार पड़ गया, खेती नहीं कर पाया, तो पूरे गांव को दंड लगाया जाता था, यानी पूरा गांव उसके बदले में लगान जमा करता था। यानी एगो 10 बीघा का किसान है और उसके यहाँ कुछ खेती नहीं हुआ, तो जितना उसका लगान बनता है उतना पूरे गांव के लोग मिलके और उसको लगान उतना भरते थे। तो एक तो कमी ये था कि पूरा गांव को दंड मिलता था एगो के वजह से। दूसरा ये था कि जो लंबरदार थे ना बीच में, ये फिर वही जमींदारी वाला इनका हाल हो गया, ये मजबूत होते चले गए और बाकी जो गांव के लोग थे ना, गरीब किसान, वो गरीब के गरीब ही रह गए। अभी जो लंबरदार थे धीरे धीरे क्या हो गए? अमीर हो गए, मजबूत हो गए। तो इसमें भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यानी कुल मिला के टोटल जो व्यवस्था था वो शोषणकारी व्यवस्था था इनका। अब एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करना। तो 3 व्यवस्था हम लोग देख लिए, एक अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था। तो तीनों को एक बार फिर से देख लीजिए। यही से ना, हाँ, अस्थाई बंदोबस्त इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लगान की दर हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था कि बीच में लगान का दर चेंज नहीं होगा। जमीन के मालिक अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार थे और जमींदार जमीन बेच भी सकते थे, दूसरे को भी सौंप सकते थे, किसानों को बेदखल भी कर सकते थे जमीन से। ठीक है, और किसानों को जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। इसमें लगान की दर में क्या था कि 10/11 भाग जमींदारों को देना पड़ता था, कोई फिक्स राशि नहीं था। जितना ज्यादा से ज्यादा वसूल करो उसी में से 1/11 भाग तुम रख लेना, 10/11 भाग अंग्रेजों को दे देना। तो इस लालच में जमींदार बहुत अधिक सख्ती से लगान वसूल करते थे। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा लागू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र था। जमीन का मालिक कौन थे? जमींदार थे। ठीक है,
और लगान की दर बताई हुई है कितना क्षेत्रफल पे, 19%। आप ध्यान दीजिए, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो कितना प्रतिशत पे, 51। अब जो बच गया वो कितना बच गया, 30% भूभाग पर, 30% भूभाग पर आपका कौन था, महालवाड़ी व्यवस्था था। तो ये भी ध्यान रखना है, अस्थाई बंदोबस्त कितना प्रतिशत पे, 19, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51 और महालवाड़ी व्यवस्था 30। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ के टोटल कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने किया था। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में पूरा गांव ही लगान एक साथ इकट्ठा करके, पूरे गांव लगान इकट्ठा करके और अंग्रेजों को सौंप देते थे। यानी ग्राम स्तर पे लगान इसमें वसूला जाता था, कोई किसान या कोई जमींदार नहीं थे, पूरा गांव से लगान वसूल किया जाता था। लगान की दर शुरुआत में 80% के आसपास था। तो ये था संक्षिप्त परिचय। अब कुछ मेंस वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज और। देखिए, वो जो भारत में जो लगान का दर ये निर्धारित कर रहे थे, व्यवस्था अलग अलग व्यवस्था ला रहे थे, तो कुछ जो चिंतन करने वाले लोग थे, जो सोचने वाले लोग थे, थिंकर लोग थे, जैसे हमारे यहाँ भी नीति आयोग है, तो नीति आयोग का काम है थिंक टैंक की तरह सरकार को सुझाव देना कि कौन सा व्यवस्था आप कैसे लागू कीजिएगा तो सरकार को लाभ होगा या जनता को लाभ होगा, इस तरह से। तो डेविड रिकॉर्डो एक लेखक थे, उन्होंने सुझाया, इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने सुझाया था कि अंग्रेजों को कि आप देखिए जमीन से मतलब मत रखिए, आप एक फिक्स लगान से, टैक्स से मतलब केवल रखिए। तो ये जो डेविड रिकॉर्डो का जो सिद्धांत था ना, वही रैयतवाड़ी व्यवस्था का आपका आधार बना था। यानी भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था वो किनके सिद्धांत पर आधारित था, डेविड रिकॉर्डो के सिद्धांत पर। ठीक है, पूंजी का असली स्रोत जमीन ही है, पूंजी का असली स्रोत क्या है, जमीन ही है। इसलिए जमीन का खरीद बिक्री होना जरूरी है लाभ के लिए, और वहीं से अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत हुआ था और भूमि भी क्रय विक्रय का हिस्सा बन गया था। आपको बताया था ना, उससे पहले भारत में जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता था। तो चलिए शुरू से सारा कुछ देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां, हम लोग शुरू में सही लिखे थे नीतियां, विस्तृत एवं गहन विश्लेषण, यूपीएससी नोट्स, ये पूरी तरह से बिपिन चंद्रा और राजीव अहिर से उठाया गया है। पलासी 1757 और बक्सर 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत से अधिकतम धन कैसे निकाला जाए और उसे कानूनी रूप से कैसे दिया जाए। तो इन व्यवस्थाओं को लागू करने से पहले जो ब्रिटिश थिंक टैंक था, यानी जो सोचता था, इन लोगों को बताता था कि कैसे शासन व्यवस्था चलाना है, तो उनमें टकराव चल रहा था। उसमें एक था विहीग का विचारधारा, किसका, आसमान गिरा, भागो, भी बस जल्दी जल्दी कर देते हैं, लगता है मौसम बिगड़ने वाला है, बिगड़ गया। तो विहीग की विचारधारा, फिलिप फ्रांसिस का विचार, फिलिप फ्रांसिस जो वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल का सदस्य था, उसका मानना था कि भूमि का मालिक जमींदार को ही माना जाना चाहिए। भूमि का मालिक किसको माना जाना चाहिए, जमींदार को। राज्य को केवल टैक्स निश्चित कर लेना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। यही आगे चलकर अस्थायी बंदोबस्त का आधार बना। तो आप याद रखिएगा, अगर रख सको तो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है इसको लिखना कि किसके विचारधारा पे अस्थायी बंदोबस्त आधारित था, तो विहीग की विचारधारा और फिलिप फ्रांसिस। फिजियोक्रेटिक स्कूल,
फ्रांस के इस आर्थिक सिद्धांत का मानना था कि केवल कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो शुद्ध अधिशेष पैदा करता है, यानी सरप्लस, लाभ। इसलिए राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि ही होना चाहिए। डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत कहता है कि भूमि से होने वाली आय का एक हिस्सा आर्थिक लगान होता है जो भूमि की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति के कारण मिलता है। इस पर केवल राज्य का अधिकार होना चाहिए। यदि यह हिस्सा जमींदार को मिला तो वह परजीवी बन जाएगा। यह विचार रैयतवाड़ी और महालवाड़ी के पीछे का प्रेरणा बना। सुनो ये क्या है, रिकार्डो का कहना था कि जमीन जो है प्राकृतिक चीज है, ठीक। तो जब ये प्रकृति का दिया हुआ चीज है और प्रकृति के दिए हुए उर्वरा शक्ति से उपज होता है, तो इसमें जमींदार का क्या लेना देना है? जमीन तो राज्य का है, तो लगान भी सीधे राज्य को मिलना चाहिए। तो इसीलिए पूरा के पूरा टैक्स सरकार के पास आना चाहिए। बीच में जमींदार को अगर हम देते हैं तो जमींदार लोग निकम्मे हो जाएंगे, परजीवी हो जाएंगे, खुद काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो व्यवस्था था, इसीलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया कि अब बीच में जमींदार नहीं रहेंगे, किसान सीधे लगान देंगे। अस्थाई बंदोबस्त क्या था सुनिएगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया था, 1790 में। लेकिन जब जॉन शोर ने कहा तो फिर इसको अस्थाई कर दिया गया। कूटनीतिक एवं सूक्ष्म बिंदु, स्वामित्व किसको था? कौन मालिक था जमीन का? तो जमींदार को केवल टैक्स कलेक्टर नहीं बल्कि भूमि का वास्तविक स्वामी भी मान लिया गया। भूमि हस्तांतरणीय और बंधक रखने योग्य हो गया, यानी बंधक भी रख सकते हैं, नीलाम भी कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, किसान से छीन सकते हैं, इस तरह का हो गया। राजस्व का निर्धारण 1793 के मूल्य स्तर पर हुआ और हमेशा के लिए तय कर दिया गया। सरकार का हिस्सा 89%, 10/11, और जमींदार का हिस्सा कितना? 1/11 हो गया। सूर्यास्त कानून क्या था? यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि के सूर्य डूबने तक सरकारी खजाने में राजस्व जमा नहीं करा पाता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। नवाबों के शक्ति का अंत हो गया। जो पहले राजा महाराजा नवाब होते थे ना, उनका स्थान कौन ले लिए? जमींदार ले लिए, ठीक है। तो इस व्यवस्था से जमींदारों के पुलिसिया और न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। वे केवल कर वसूलने के लिए रह गए। अब जैसे ही कॉर्नवालिस आएगा ना तो पुलिस का व्यवस्था कर देगा और जिला में, प्रत्येक जिला में वो कलेक्टर रख देगा। तो जमींदार के पास जो पुलिसिया अधिकार था वो क्या हो गया? खत्म। सूर्यास्त कानून के डर से कई पुराने जमींदार बर्बाद हो गए। उनकी जगह कलकत्ता के अमीर व्यापारियों, साहूकारों ने जमींदारियां खरीद ली। ये नए जमींदार गांवों में नहीं रहते थे, शहर में रहते थे। अब शहर में रहेंगे तो एजेंट रखेंगे, तो वो एजेंट जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? शोषण करते थे। इनका असली मकसद क्या था? ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करना। इसलिए कृषि के उपज बढ़ाने या सिंचाई व्यवस्था इस सब पे कोई ध्यान नहीं देते थे। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन? किसान, रैयत, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हो कि कैसन जमान है, खतियानी है, रैयती है, कैसन है। तो रैयती मतलब किसान का अपना जमीन है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किस जमीन का मालिक किसान? किसने? तो थॉमस मुनरो ने। इसमें दोनों में नाम में रा आएगा। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड या कर्नल रीड, ठीक है। कब? 20 में, 1820 में। कितना? 51% भूभाग पे। कितना भूभाग पे? कौन कौन क्षेत्र? मद्रास, बंबई और असम और कुर्ग वाले क्षेत्र में, ठीक है। लगान का दर कितना? 50 से 60%। मेन बात इतना ही है, ठीक है। तो 1792 में मद्रास के सबसे पहले बारामूला जिला में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ही 1792 ईस्वी में ये मद्रास के बारामूला या बारामहल जिला में लागू किया गया था। बिचौलियों का अंत हो गया। जमींदारों का इसमें कोई लेना देना। दक्षिण और पश्चिम भारत में बंगाल जैसे बड़े जमींदार नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों ने सीधे रैयत यानी किसान से लगान निर्धारित किया। इसमें राजस्व स्थायी नहीं था। 20 से 30 वर्षों के बाद भूमि का पुनर्मूल्यांकन होना तय होता था। रिकॉर्डो के सिद्धांत को गलत तरीके से लागू किया गया। रिकॉर्डो का सिद्धांत ये नहीं था कि मतलब शोषण करिए, वो एक व्यवस्था बताया था। लेकिन यहाँ पे 50 से 60% तय कर दिया, जो बहुत ही अव्यवहारिक और उत्पीड़नकारी था। तो इसमें क्या हो गया? सरकार ही नया जमींदार बन गया। इस व्यवस्था का भ्रम यह था कि किसान सुरक्षित है,
लेकिन वास्तव में ब्रिटिश सरकार स्वयं सबसे बड़ी जमींदार बन गई। राजस्व अधिकारी कर वसूलने के लिए किसानों को प्रताड़ित करने लगे, यानी सरकार के जो कर्मचारी है ना वो किसानों को प्रताड़ित करने, वहां पे जमींदार के लठैत होते थे तो यहाँ पे सरकार के कर्मचारी हो गए। इससे क्या हुआ कि यदि मानसून खराब होता तो भी लगान में छूट नहीं मिलती थी। लगान चुकाने और बेदखली से बचने के लिए किसानों ने अपनी जमीन साहूकारों के पास गिरवी रख दी। इस प्रकार दक्षिण भारत में मराठा साहूकार और चेटियार जैसे नए शोषक वर्गों का उदय हुआ। ये बात हम आपको बताए थे। अगला है महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में। इसमें बताइए महालवाड़ी म से है तो दोनों नाम में म आएगा, हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। 1822 कहां? पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। ठीक है, कितना प्रतिशत भूभाग पे? 30% पे, 30% पे। ठीक है, लगान की दर शुरुआत में 80%, बाद में घटा के 50%। ग्राम स्तर पे लगान वसूल किया जाता था, ना कोई जमींदार था ना कोई किसान, पूरे गांव इकट्ठे लगान देते थे। अगर कोई एक किसान लगान नहीं दे पाया तो पूरे गांव को उसका भरपाई करना पड़ता था। यही इस व्यवस्था का दोष था। तो इसमें समझौता न तो जमींदार से था और न ही अकेले किसान से, पूरे महल या पूरे ग्राम समुदाय पे लागू होता था। लंबरदार, मुखिया या प्रधान जिसे लंबरदार कहा जाता था, वह पूरे गांव से टैक्स इकट्ठा करता था और ब्रिटिश खजाने में जमा करता था। राजस्व की दर बेंटिंग के समय यह दर कुल उपज का 66% निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में डलहौजी के समय घटाकर कितना कर दिया गया था? 50%। सामूहिक उत्तरदायित्व का दंश था इसमें। यदि गांव का कोई एक किसान अपनी गरीबी या बीमारी के कारण लगान नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन पूरे गांव को संभालनी पड़ती थी और उसका टैक्स भी बाकी लोगों को मिलाकर देना पड़ता था। इस व्यवस्था ने उत्तर भारत के भाईचारे वाले ग्राम ताने बाने को, देखो बताओ तू बीमार पड़ गया, तुम्हारा लगान हमको भी देना पड़ रहा है, बगल वालों गोतिया को भी देना पड़ रहा है, उसको भी देना पड़ रहा है, तो आपसी बेमनस्य तो होगा ना। तो सामाजिक ताने बाने को क्या कर दिया? नष्ट। और लंबरदार अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, उन्होंने अमीर किसानों के साथ मिलकर गरीब किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। मेंस वैल्यू एडिशन अगर आंसर राइटिंग करना होगा कभी, ठीक है, तो उसके लिए दिया गया कि सबका मैंने बोल देगा कि बताओ भारत में ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व नीतियां था उसका दूरगामी परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो आपको खुद से इसमें सोच डेवलप करके लिखना पड़ेगा कि जब हम बंगाल बिहार वाले उड़ीसा क्षेत्र में आते हैं तो आज भी किसान गरीब है, उनके पास छोटे छोटे जमीन का टुकड़ा है, ठीक ना, तो ये सब व्यवस्था हुआ। कई गो अकाल पड़ गया बंगाल में। 1770 में इतना भयानक अकाल पड़ा कि 1/3 आबादी मर गया पूरा बंगाल का। तो ये सब प्रभाव था। तो वही चीज है, अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव क्या पड़ा भारतीय समाज पर। तो ब्रिटिश काल से पहले भूमि बेची या खरीदी नहीं जा सकती थी, वह केवल आजीविका का साधन थी। अंग्रेजों ने इसे कानूनी संपत्ति बना दिया। इसे अदालत के माध्यम से कुर्क या नीलाम किया जा सकता था। इससे ग्रामीण भारत में भूमिहीन श्रमिकों का एक विशाल वर्ग तैयार हो गया। एक परिणाम हुआ कृषि का जबरन व्यवसायीकरण। इससे क्या हुआ? देखिए, लगान नकदी के रूप में दिया जाता था, धान चावल से कितना ही पैसा मिलेगा, तो किसानों को जमीन उस लायक ना है उसके बावजूद भी नील का खेती करना पड़ता था, कपास का खेती करना पड़ता था। वो भी सोचते थे कि कुछ ऐसा फसल कर ले कुछ हिस्सा में कि उसको बेच के और लगान वसूल कर दे। तो इसके वजह से जमीन का उर्वरा शक्ति समाप्त हो गया। ठीक है, और जबरदस्ती व्यवसायीकरण हुआ। हमारे यहाँ का जो कृषि था ना, मुख्यतः जीवन निर्वाह कृषि था, यानी कि खाने के लिए उपजाया जाता था। तो चूंकि लगान केवल नकद में देना था, इसलिए किसान फसल कटते ही उसे औने पौने दाम पर बेच देता था। अनाज के बदले कपास, अफीम और नील जैसी फसलें उगानी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि जरा सा मानसून खराब होते ही देश में भीषण अकाल पड़ने लगा। जैसे 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया, 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ गया और 1876 में मद्रास में अकाल पड़ गया। ये सब इसी का दुष्परिणाम था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता। बिपिन चंद्र लिखते हैं अपने किताब में कि इतना व्यवस्था खराब था, ये मेंस कोटेशन के रूप में इसको यूज कर सकते हो लिखने के लिए, नंबर बढ़ जाएगा, कि भारतीय व्यक्ति कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही जिंदा रहता है और कर्ज में ही मर जाता है। अभी भी गांव में ये हालत है बहुत सारे लोगों का, जिसके घर में किसी का नौकरी नहीं है या जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, तो और 4-5 गो 8 गो परिवार हो गया, 1-2 गो बेटी के ब्याह करना है,
तो पूरा परिवार, उस घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो कर्ज में ही जन्म लेगा, वो पूरा जिंदगी उसको कर्ज में ही, वो मर जाएगा कर्ज में ही। ठीक है, तो यही यूज कर सकते हो इसको। अब इसका परिणाम और क्या हुआ कि आप समझिए, झारखंड वाला जो संथाल वाला जो क्षेत्र था, जैसे राजमहल, रांची, ये सब जो क्षेत्र था, ये जनजातीय क्षेत्र था, आदिवासियों का क्षेत्र था। और आदिवासी लोग हमेशा से जल, जंगल, जमीन पर अपना अधिकार समझते थे, उसको अपना, धरती को माता कह लीजिए, जंगल को अपना देवता कह लीजिए, इस तरह से प्रकृति को वो सजा के रखते थे और कभी भी उनका शोषण नहीं करते थे। आदिवासी कभी ऐसा नहीं करते थे कि पेड़ काट दिए और जंगल नष्ट कर दिए, उस सूखी लकड़ियों का ही यूज करते थे। तो जब जमींदारी प्रथा आया तो नए नए जमींदार उन क्षेत्रों में बसाए गए, जंगलों को काट के खेती लायक बनाया गया। ठीक है, और बाहर से जो जमींदार आए, ऊंची जाति के लोग, वो उनके बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करने लगे, उनका शोषण करने लगे, जबरदस्ती मजदूरी करवाते, काम करवाते, लेकिन मजदूरी नहीं देते। तो आपको इस व्यवस्था के बाद एक लगातार भारत में जनजातीय आंदोलन का श्रृंखला दिखाई देगा। जैसे 1857 के क्रांति के ठीक पहले संथाल परगना जो क्षेत्र है, हम लोग के जिला से सटा हुआ दक्षिण का क्षेत्र, वहां पे संथालों ने सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में 1855 ईस्वी में विशाल 60,000 की सेना इकट्ठा करके और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा। ठीक है, जिसको संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता था। तो क्या था इसका कारण? इसका कारण यही था, बाहर के जो लोग आए, जिनको लोग दिक्कू कहते थे, दिक्कू बाहरी लोग या दिक्कू, बाहरी लोग आए तो जो चीज को अपना अधिकार समझते थे, जमीन उनसे छीन गया, जंगल उनसे छीन गया, पुलिस वहां पे बस गया, उनके जीवन में हस्तक्षेप होने लगा, उनको जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा। तो इसके वजह से आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद देखिएगा कि जब बिरसा मुंडा का उत्थान होता है तो मुंडा विद्रोह होता है। ठीक है, दक्कन में दंगा होता है। तो ये सब इसी का परिणाम था। संथाल 1800 अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों और दिक्कू के खिलाफ दक्कन में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में 1875 में दंगा हो गया। पावना विद्रोह, बंगाल में पावना में विद्रोह हो गया। ये सब जितना जो विद्रोह हो रहा है, इस सब का कारण क्या है? वही कृषि का जो व्यवस्था है, जो गलत तरीके से लागू किया गया है। प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में विचार करना है। इसके तहत जमींदारों को भूमि का पूर्ण स्वामी माना गया, उनके अधिकार वंशानुगत बना दिए गए। सही कि गलत? सही, सही हो गया। कंपनी ने कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से होने वाले लाभ में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए राजस्व की दर को लचीला रखा। बिल्कुल गलत। इसमें राजस्व की दर लचीला नहीं था कि बाद में बढ़ाया जा सके, नहीं, हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जमींदारों के पास पारंपरिक, न्यायिक और पुलिसिया अधिकार इस व्यवस्था के लागू होने के बाद भी सुरक्षित रहे। अभी बताए थे कि जो पुलिसिया व्यवस्था था ना, वो खत्म कर दिया गया। तो पुलिस के लिए थाना और कलेक्टर वगैरह बना दिए गए थे। तो जमींदारों के पास ऐसा कोई अधिकार, उनका काम सिर्फ टैक्स वसूलना था। तो उनके पास लठैत वगैरह वो लोग अपना रखते थे गांव में, लेकिन पुलिस नहीं रहता था। तो कौन कौन सही हुआ? केवल पहला सही हुआ, पहला केवल सही हुआ। सूर्यास्त कानून क्या था? सूर्यास्त कानून किसमें था बताइए? सूर्यास्त कानून किसमें था? रैयतवाड़ी में, महालवाड़ी में, अस्थाई में कि इजारेदारी में? अस्थाई बंदोबस्त में। सूर्यास्त से पहले अगर लगान न दिए तो जमींदारी गया। लंबरदार कौन व्यवस्था में थे? लंबरदार, लंबरदार महालवाड़ी में। लंबरदार किसमें? वो जो गांव के मुखिया थे ना, उन्हीं को लंबरदार कहा जाता था। बताइए, नए शोषक वर्ग के रूप में महाजनों और सूदखोरों का उत्पत्ति किस व्यवस्था में हुआ था? रैयतवाड़ी में। किसान अपना जमीन गिरवी रख देते थे, किसान जमीन के मालिक थे। ठीक है, और ऊंचे दर पे सूद ले लेते थे, सूद पे पैसा भर नहीं पाते थे। थॉमस मुनरो, देखो यहां से याद रखना, इरा और उसमें भी रा, तो कौन मार देंगे? रैयतवाड़ी। क्या मार देंगे? रैयतवाड़ी। निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है बताइए? रैयतवाड़ी व्यवस्था में के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसे मुख्य रूप से मद्रास, बंबई, असम क्षेत्र में लागू किया गया। सही है। इसमें सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था।
सही है। रैयतवाड़ी में किसान मालिक है तो बिचौलिया क्या करेगा। इसके तहत भूमि का राजस्व हमेशा के लिए स्थिर कर दिया गया था। गलत। हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ किसमें, अस्थाई बंदोबस्त में। इसमें समय समय पे चेंज होता रहता था। 20 से 30% था लगान, 50 से 60% था लगान की दर। अब 20 से 30 वर्षों के बाद चेंज होता था। लगान न चुकाने की स्थिति में किसान को भूमि से बेदखली का सामना करना पड़ता था। क्या है, सही है, असत्य है। वो तो सही है, ए भी सही है, ए बी डी सही है, तो गलत कौन होगा, सी। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण और पश्चिम भारत में ही लागू करने का मुख्य कारण क्या था। अब सुनो, अब जो रट्टा मारा होगा उससे ही सवाल ना बनेगा, क्योंकि अभी तक जितना भी चीज पढ़े हो उसमें कहीं पे लिखल नहीं था। अब आपके पास कॉमन सेंस है तो लगाओ। क्या था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कि दक्षिण भारत में बंगाल की तरह बड़े बड़े पारंपरिक जमींदार नहीं थे, इसीलिए इनको हम, पीछे लिखल है नोट्स में, ये बात बताए थे, हम पढ़े भी थे अभी। तो इन क्षेत्रों में बंगाल की तरह बड़े बड़े जमींदार नहीं थे, इसलिए किसानों से सीधे सीधे सेटलमेंट करना पड़ा। होने दो बारिश, बहुत दिन के बाद हुआ है, ठीक है। ये धरती इतना गर्म हो गया था कि एकदम हालत खराब था। महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताना है। अब सोचिए, जैसी महालवाड़ी व्यवस्था बोला जाए ना, अब खुद से सोचो कि क्या क्या था इसमें। महालवाड़ी तो मार्टिन बर्ड और हॉल्ट मैकेंजी 1822, 30% हिस्सा बंबई, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रांत, ये सब ना, और पूरा गांव से लगान वसूला जाता था। और इसमें थे लंबरदार, कौन थे, लंबरदार, जो किसानों का शोषण करते थे। तो बताइए आप, इस व्यवस्था का वैचारिक खाका सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। इसमें राजस्व निर्धारण की इकाई व्यक्तिगत किसान न होकर पूरा ग्राम समुदाय होता था, सही है। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का जनक माना जाता है, जिन्होंने इस व्यवस्था को व्यवहारिक रूप दिया, ये भी सही है, ठीक है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सही है, 1, 2 और टोटल के टोटल। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के कारण उत्पन्न अनुपस्थित जमींदारी से क्या तात्पर्य है, समझिए अब इसका अर्थ। अनुपस्थित जमींदारी का मतलब कि जो जमींदार है लेकिन उपस्थित नहीं है, यानी छोटे जमींदारों की जमींदारी चला गया और शहर में जो बड़े लोग हैं ना, वो जमींदारी खरीद लिए लेकिन वो आपके पास उपस्थित नहीं है, तो यही हो गया अनुपस्थित जमींदारी। तो इसका क्या होगा, जमींदारों का विद्रोह करके जंगलों में चले जाना गलत है। नए शहरी जमींदारों का गांवों से दूर शहरों में रहना एवं उप ठेकेदारों के माध्यम से लगान वसूलना, बिल्कुल सही है, यही वाला होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों विचारकों में से किसके लगान सिद्धांत भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें भी रॉ है, रिकॉर्डो। तो रिकॉर्डो यानी रैयतवाड़ी में जितना नाम है सब में कहीं ना कहीं रॉ है, ठीक है। टॉमस मुनरो, कर्नल रीड, और सोचा किसने, डेविड रिकॉर्डो, तो उसमें भी क्या है, रॉ। तो याद रखिएगा, डेविड रिकॉर्डो। नकद के रूप में अनिवार्य करने का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, लगान को कृषि उपज के रूप में न लेके नकदी के रूप में लेने से क्या प्रभाव पड़ा। औने पौने दाम पे किसान बेच देते थे जमीन, व्यवसायिक खेती करना शुरू कर दिए, नील की खेती, कपास की खेती, जमीन का उर्वरा शक्ति खराब हो गया, ठीक है। अकाल पड़ना शुरू हो गया और जमीन साहूकारों और महाजनों के चंगुल में फंस गए, ये परिणाम था। अब इसमें से जो रहेगा वही वाला मान लेंगे। तो खदान फसलों के उत्पादन में वृद्धि, हाँ जी वृद्धि हो जाएगा, नहीं, ये तो पॉजिटिव बात है। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ और नकदी फसलों पर निर्भरता बढ़ी, सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों और महाजनों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, प्रभाव बढ़ गया,
ठीक है, किसानों को फसल का उचित दाम मिलने लगा नहीं, लगान देने के चक्कर में बेचारे औने पौने दाम पे अपना कृषि उपज बेचने लगे। दक्कन में दंगा हुआ, इसका कारण क्या था? तो दक्षिण भारत में दंगा हुआ, तो दक्षिण भारत में दंगा हुआ तो उसका कारण क्या होगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था होगा। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, कितना कितना भूमि? अस्थाई बंदोबस्त में कितना भूमि? 19 और रैयत में 51 और महालवाड़ी में 30। ठीक है, तो याद रखिएगा 19, 30, 51 है ही। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य एकत्र करने का उत्तरदायित्व तो किसे सौंपा गया था? जो बाद में अत्यंत शक्तिशाली हो गए, लंबरदार या मुखिया, लंबरदार या प्रधान जी केकर पापा? रिंकिया के पापा। देखे पंचायत है तो तालुकदार, लंबरदार की जो है ना, सुल्तान सल्तनत हो सकते थे, वंश बदल सकते थे, लेकिन इस शासन के आने तक भारत का किसान कभी अपनी जमीन से बेदखल नहीं होता था। यह किस इतिहासकार ने कहा था? आरसी दत्त जो थे ना, आरसी दत्त, ये कहे थे कि नवाबों की नवाबी चला जाता था, राजा बदल जाते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के पहले जमीन का मालिक कभी नहीं बदलता था। ये अंग्रेज के आने के बाद जमीन के मालिक बदलने लगे। ये किसने कहा था? आरसी दत्त ने कहा था। ठीक है, इतिहासकार थे उस समय के। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले पत्नी प्रथा। अच्छा, पत्नी प्रथा क्या था? पत्नी प्रथा था कि वही जो जमींदार शहर में है और शहर में जमींदार है और लगान वसूल करने के लिए अपना एजेंट लगा दिए। अब एजेंट जो है वो, उसको तो कोई मतलब है नहीं किसानों से, तो जबरदस्ती करके खूब शोषण कर रहा है, इसी को पत्नी प्रथा कहते थे, पत्नी। ठीक है, तो किसानों को लगान में भारी छूट मिली नहीं, जमींदारों और किसानों के बीच शोषण की एक लंबी श्रृंखला, कई बिचौलिए तैयार, यही पत्नी प्रथा था। यही बिचौलिया, बीच में जो बिचौलिया है ना, यही पत्नी प्रथा था। संथाल विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? दामनी को, राजमहल की पहाड़ी, झारखंड वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो सब जब पढ़ाएंगे ना तो इसमें बताएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने भारत में भूमि को क्रय विक्रय जो वस्तु में बदल दिया। सही है ना? सही है। इन नीतियों के कारण भारत में पारंपरिक पंचायत आधारित न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। नहीं, गलत। पारंपरिक व्यवस्था सब क्या हो गया? खत्म। सब नया व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, जमींदार, लठैत, कलेक्टर, ये सब आ जाएंगे और ग्रामीण स्तर पे जो समस्या सुलझता था वो सब नहीं होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। इन कर व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का भी पतन हुआ, क्योंकि ग्रामीण क्रय विक्रय शक्ति समाप्त हो गई थी। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो ओडिया दौरी बिना रहे तो कौन खरीदेगा जी? ओडिया में रखने के लिए धान भी तो रहना चाहिए, धान में रहे तो ओडिया खरीद के क्या करेंगे? तो इसीलिए ये भी सही है। तो केवल 1 और 3 सही है, 2 गलत है। आंसर दिया हुआ है नीचे सबका, ठीक ना? सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त का हिस्सा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व अस्थायी नहीं था, बल्कि दक्षिण पश्चिम भारत में बड़े जमींदारों का अभाव था, इसलिए थॉमस मुनरो ने सीधे किसानों से। 3 कथन पूरी तरह सही है। मार्टिन बर्ट को उत्तर भारत का भूमि व्यवस्था का जनक कहा जाता है। डेविड रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत, रैयतवाड़ी, नगद लगान, मतलब टोटल आंसर दिया हुआ है नीचे। ठीक है, आप कभी भी इसको मिला सकते हैं। ठीक है।